हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम एनआईए सीरीज में जनरल इंश्योरेंस सेक्शन का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि है मिसलीनियस इंश्योरेंस। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हमारा जो पार्ट 6 था उसके बोनस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन था विच अमेंडमेंट रीनेम्ड वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। आपको बताना है कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे कि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट को रीनेम कर दिया गया और नया नाम उसका बना एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 2009 अमेंडमेंट में ये जो रीनेमिंग की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अच्छा, अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं, जो पार्ट कर रहे हैं, ये मिसलिनियस इंश्योरेंस का है। तो इसको जो एमसीक्यू पार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए, इसमें अलग अलग तरह की इंश्योरेंस आएगी, क्योंकि मिसलिनियस इंश्योरेंस है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो है वो इसमें आएगी। और सभी ये, क्योंकि हम पार्ट ही कर रहे हैं कौन सा, जनरल इंश्योरेंस का, तो ये सारी की सारी जो मिसलिनियस इंश्योरेंस है ना, ये जनरल इंश्योरेंस सेक्शन में आ जाती है। इसमें सबसे पहले है बर्गलरी इंश्योरेंस। तो देखिए, बर्गलरी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के घर पे या फिर उसके जो भी उसका कारोबार है वहां पर चोरी से बचने के लिए जो इंश्योरेंस करवाई जाती है, मतलब अगर चोरी हो गई है तो उसके नुकसान से की भरपाई के लिए जो इंश्योरेंस करवाई जाएगी वो बर्गलरी इंश्योरेंस उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे बताया भी क्या है कि बर्गलरी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड फ्रॉम थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय द बर्गलर। मतलब चोरों के द्वारा जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को नुकसान वगैरह कर दिया गया है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बर्गलरी इंश्योरेंस। उसके बाद है जी मनी इंश्योरेंस। मनी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि पैसे का लेन देन करती हैं, जैसे बैंक्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस हैं या फिर और ऐसी संस्था जहां पर पैसे का लेन देन होता है, तो वहां पर मनी की प्रोटेक्शन के लिए मनी इंश्योरेंस जो है वो करवाई जाती है। फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस जो है, ये जो है ना, ज्यादातर एम्प्लॉयज जो है उनके द्वारा अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, मतलब एम्प्लॉयज ने कुछ डिसऑनेस्ट एक्ट कर दिया और एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है ना, तो एम्प्लॉयर ये फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस करवाती है, जिससे कि इस प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। अब पहला हम क्वेश्चन जो है ना वो बर्गलरी इंश्योरेंस का ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बर्गलरी इंश्योरेंस कवर द लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि किस प्रकार के नुकसान से बचाती है बर्गलरी इंश्योरेंस। ऑप्शंस हैं थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, फोर्सिबल और वॉयलेंट एंट्री, मिस्टीरियस डिसअपियरेंस या फिर डैमेज ड्यू टू फायर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये ऑप्शन ए क्यों नहीं है, थेफ्ट बाय एम्प्लॉय क्यों नहीं है। देखो, अगर एम्प्लॉय जो है ना वो डिसऑनेस्ट एक्ट करता है तो उसके लिए फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है। अब यहाँ पर फोर्सिबल एंड वॉयलेंट एंट्री, किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रेमिसेस में अगर कोई भी जो चोर है वही फोर्सिबली घुसेगा ना या वॉयलेंटली एंटर करेगा और उसके बाद तोड़फोड़ करेगा, नुकसान करेगा या चोरी करेगा, तो यहाँ पर जो बर्गलरी इंश्योरेंस है ना, ये फोर्सिबल और वॉयलेंट एंट्री वाला जो नुकसान होगा, डैमेज होगा या लॉस होगा, उससे कवरेज देगी। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। Which of the following is typically excluded from the standard burglary insurance policy? आपको बताना है कि जो स्टैंडर्ड बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना, उससे इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक्सक्लूड कर दी जाती है। ऑप्शन है डैमेज टू द लॉक्स एंड कीज, थेफ्ट इन्वॉल्विंग वायलेंस, थेफ्ट कमिटेड बाय फैमिली मेंबर्स और एम्प्लॉयज, एंड डैमेज टू द सेफ। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ पे एक्सक्लूडेड होगा ना वो क्या है, कि अगर परिवार वाले या फिर एम्प्लॉयज ही चोरी कर रहे हैं ना, तो वो जो है ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये स्टैंडर्ड बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी में से जनरली एक्सक्लूडेड रहता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। बर्गलरी इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन विच सिनेरियो। आपको बताना है कि जो बर्गलरी इंश्योरेंस है ना, वो कौन सा सिनेरियो रहेगा जिसमें कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी या फिर कवरेज प्रोवाइड करेगी। ओनली बिजनेस प्रेमिसेस, ओनली रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, बोथ बिजनेस एंड रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, थेफ्ट विदाउट एनी साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री। अब देखिए कि जो बर्गलरी इंश्योरेंस है ना,
वो चाहे आपका बिजनेस वाली लोकेशन है या फिर आपका रेजिडेंशियल प्रेमिसेस है, दोनों ही केसेस में कवरेज मिल जाती है। मतलब आपको अकॉर्डिंगली मतलब आप बिजनेस जहां पे कर रहे हैं उस जगह की करवाना चाहते हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रेमिसेस की करवाते हैं, तो ये दोनों तरह की जो है कवरेज प्रोवाइड करती है बर्गलरी इंश्योरेंस। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड अंडर अ बर्गलरी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। देखिए जो बर्गलरी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म रहेगा ना, उसमें कौन सा जो है पॉइंट इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे इंक्लूड की बात है ना। डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, मतलब जो प्रॉपर्टी की चोरी हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ लॉस, जिस दिन मतलब नुकसान हुआ है उसकी डेट और टाइम रहेगा। डिटेल्स ऑफ द अदर इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस करवाई है उनकी डिटेल। तो ये सारी ही जानकारी जो है ये इंक्लूड होगी, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। Samit has a property worth rupees 1 lakh insured under his burglary insurance policy of sum insured 1 lakh। तो देखिए समित की एक प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए जिसकी कीमत है, और उसने उसकी इंश्योरेंस बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर करवाई है। सम इंश्योर्ड भी 1 लाख का ही लिया गया है। At the time of theft, the value of the property is 2 lakhs and the loss caused to the Samit is 10,000। अब जिस समय चोरी हुई तो प्रॉपर्टी की कीमत हो चुकी थी 2 लाख, और उसको जो नुकसान हुआ है वो 10,000 रुपए का हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू समित। अब जो समित को कितना पैसा जो है वो मिलेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 मिलेगा। अब किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है अमाउंट पेएबल जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। उसका फॉर्मूला रहता है सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ थेफ्ट इनटू एक्चुअल लॉस। ठीक है जी। तो अब इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज है उनको पुट कर दीजिए। सम इंश्योर्ड कितना है 1 लाख रुपए, और थेफ्ट के समय, चोरी के समय वैल्यू कितनी हो गई थी 2 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। तो इसको एक्चुअल लॉस जो कि 10,000 है उससे कर दीजिए आप गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 इंटू 10,000। तो आंसर कितना आ गया जी यहाँ पे 5,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है अमाउंट पेएबल का। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। और मतलब इसी तरह से आपसे वैल्यूज वगैरह चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बन रहा है। What is the key requirement for a claim to be accepted under burglary insurance। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो की रिक्वायरमेंट है, जो मतलब क्लेम एक्सेप्ट होगा बर्गलरी इंश्योरेंस के अंडर, उसकी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। थेफ्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 48 hours। There must be evidence of forced entry or exit। Premises must be occupied at the time of theft and policy must be in its first year। तो देखिए इसका जो की पॉइंट है, की रिक्वायरमेंट है, वो ये होना चाहिए कि भाई जो भी प्रेमिसेस है जहाँ पे चोरी हुई है ना, वहां पे फोर्स एंट्री या फिर एग्जिट के एविडेंस होने चाहिए हैं, है ना। भाई सब कुछ ठीक ठाक है और जो जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, इंश्योर्ड व्यक्ति है, वो बोली जा रहा है कि चोरी हो गई है, तो ये तो देखेगी ना, पुलिस भी देखेगी और इन्वेस्टिगेशन टीम भी देखेगी। तो की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि एविडेंस होने चाहिए फोर्स एंट्री या फिर एग्जिट के। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। If a business under if a business owner leaves their premises unattended for 10 consecutive days, what happens to their burglary cover। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो बिजनेस ओनर है उसने प्रेमिसेस को छोड़ दिया है, लीव कर दिया है, कितने 10 दिन तक अनअटेंडेड रहा है वो एरिया, तो क्या होगा बर्गलरी कवर का। इट रिमेन्स इन फुली इन फोर्स, इट सस्पेंडेड आफ्टर 7 days एंड अ क्लेम मे बी डिनाइड, प्रीमियम इज डबल्ड एंड सम इंश्योर्ड इज हाफ्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और क्लेम जो है वो डिनाई भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर क्या हुआ, चोरी हुई और जो मालिक था वो गायब हो गया 10 दिन तक, पता ही नहीं चल रहा उसका कहाँ गया है, तब तो शक उसी पर जाएगा ना कि वही चोरी करके भाग गया है ना। तो सस्पेंड हो जाएगी 7 days के बाद ये, और उसके बाद क्लेम डिनाई हो जाएगा। If the thief steals a safe key and uses it to open a safe, is the loss cash covered। देखिए यहाँ पर क्या है कि चोर ने ना वो जो की थी, मतलब चाबी थी, उसको चुरा लिया। ठीक है,
और उससे जो भी सेफ वगैरह था उसको खोल लिया। तो अब इस केस में क्या वो जो लॉस हुआ है, क्योंकि है तो वो भी चोरी है, पर अब यहाँ पर फोर्स्ड एग्जिट या एंट्री का तो कोई निशान नहीं है, क्योंकि उसने चोर ने तो चाबी चुरा ली थी और बहुत सेफली उसको खोला होगा। तो अब ये जो कैश है, लॉस हुआ है कैश का, वो क्या कवर होगा? तो ऑप्शंस में यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि वो कवर होगा या नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इसमें देखना है, कहते हैं कि ओनली इफ द की वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू वायलेंस और थ्रेट, मतलब अगर की जो ली गई है वो वायलेंस या फिर थ्रेट के द्वारा ली गई है, तब ये जो है इसमें कैश का लॉस जो है वो कवर होगा। अगर खुद ही दे दीजिए, आपने गुम कर दी कहीं पे, तो तब फिर जो है सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। What happens if the sum insured is less than actual value of the property at the time of loss? अब देखिए कि अगर sum insured की वैल्यू है कम और प्रॉपर्टी की वैल्यू है ज्यादा जिस समय लॉस हुआ है, जैसे अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल भी किया था, तो उस समय क्या होगा? Insurer pays the full loss, policy becomes void, average clause applies and the claim is proportionately reduced and insurer pay the maximum sum insured. अब देखिए ऐसे केस में क्या होगा? वही होगा कि एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा और क्लेम जो है ना वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल वे में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला ही देखा है ना, उसमें क्या था कि जब ली गई थी प्रॉपर्टी तो 1 लाख की थी, 1 लाख का सम इंश्योर्ड था, उसके बाद 2 लाख उसकी वैल्यू हो गई, तो 1/2 अगर सेम वैल्यू रहती तो लॉस जो है वो सेम रहता है ना। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से वो क्लेम की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो यही यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो रहता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। व्हाट इज कवर्ड अंडर मनी इन ट्रांजिट इंश्योरेंस? आपको बताना है कि जो मनी इन ट्रांजिट इंश्योरेंस रहती है ना, उसमें किस चीज को कवरेज मिलती है। देखो जैसे हमने बात की कि जो मनी इंश्योरेंस है ना, जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मनी से डील करते हैं, बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, तो उन्हें मनी इंश्योरेंस की जरूरत रहती है। अब यहाँ पर बात हो रही है मनी इन ट्रांजिट, मतलब जब पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाया जा रहा है ना, तो ये इंश्योरेंस कहलाएगी मनी इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो देखो ये कवरेज क्या है कि इसमें जो राइट आंसर है ना वो क्या है कि जब मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है तो उस समय कवरेज मिलेगी। देखो अब यहाँ पर ऑप्शन बी पढ़िए जरा, मनी इन पर्सनल कस्टडी ऑफ ऑथराइज्ड एम्प्लॉय व्हाइल कम्यूटिंग टू द बैंक, मतलब देखो अब जो पैसा है एक जगह से दूसरी जगह जब बैंकों में भी ट्रांसफर होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको ट्रांसफर करेगा ना। तो अब जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसके थ्रू पैसा उसके कस्टडी में है और वो बैंक से एक बैंक से दूसरी जगह वो ट्रांसफर कर रहा है, तो उस समय मनी इन ट्रांजिट इंश्योरेंस जो है वो कवरेज प्रोवाइड करती है उस पैसे को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूजन अंडर द मनी इंश्योरेंस पॉलिसी? अब मनी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन ढूंढना है आपको, क्या होगा? Robbery of cash from secured vehicle, burglary of cash from a locked safe, loss of cash from an unattended vehicle, hold up of an employee in transit। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सक्लूजन है ना वो क्या है कि लॉस ऑफ कैश हो गया फ्रॉम एन अनअटेंडेड व्हीकल, मतलब व्हीकल को आपने कहीं पे छोड़ दिया और खाने बैठ गए कहीं पे जाके ढाबे पे, तो वो बात नहीं चलेगी, वो एक्सक्लूजन है। मतलब अनअटेंडेड व्हीकल है, उससे अगर गायब हो गया पैसा तो ये एक्सक्लूजन रहेगा इसमें, है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। Is loss due to riots, strike and terrorism covered in the standard money insurance policy? अब देखिए ये कह रहे हैं कि कोई दंगे फसाद हो गए, स्ट्राइक हो गई या फिर टेररिज्म एक्टिविटी से जो है मनी इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज प्रोवाइड करती है या फिर नहीं करती है। तो देखिए ये कह रही है कि ऐसे केसेस में जो है मनी इंश्योरेंस जो है कवरेज नहीं देगी, इट इज जनरली एक्सक्लूडेड अनलेस स्पेशली मेंशन्ड एंड प्रीमियम पेड, मतलब स्पेशली करवाई जा रही है इस केसेस को कंसीडर करके, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जा रहा है तो कवरेज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड as evidence of a claim regarding cash in the safe? अब देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर मनी इंश्योरेंस है
और क्लेम के लिए अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी? सेल्स इनवॉइस, डेली मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ मनी kept in a secure place other than safe, bank statement of previous month and employees attendance register। तो देखिए यहाँ पर एविडेंस के रूप में ना जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो ऑप्शन बी है, मतलब जो आपने डेली अपना मनी का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और सेफ से अदर देन मतलब सेफ के अलावा किसी और सुरक्षित स्थान पर उसको रखा गया है तो उसको देना आपको एज एविडेंस जरूरी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। What type of loss does fidelity guarantee insurance primarily cover? अब देखिए fidelity guarantee insurance जो है ना ये किस प्रकार के लॉस को कवर करती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि जो एम्प्लॉयज का डिसऑनेस्ट एक्ट है ना उससे जो है ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। मतलब देखो क्या है कि कोई बिजनेस प्रेमिसेस है, मान लो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अब पता नहीं होता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो गड़बड़ भी कर सकता है, सभी अच्छे भी होते हैं, कई बार कोई एक आधा बीच में खराब भी हो सकता है ना। तो फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस जो है वो ऐसे डिसऑनेस्टी वाले एम्प्लॉय से जो लॉस क्रिएट हुआ है उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। तो जल्दी से ढूंढिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपको मिल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन डी, डायरेक्ट पेक्यूनियरी लॉस ड्यू टू एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, ये जो है फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस स्पेशली इसी केसेस के लिए बनाई गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पे पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, पीरियड ऑफ 12 months मस्ट बी फ्रॉडुलेंट एक्ट बी डिस्कवर्ड आफ्टर द पॉलिसी एक्सपायर्स टू बी कवर्ड। अब ये है कि कोई फ्रॉड एक्ट कर दिया एम्प्लॉय ने तो 12 महीने के अंदर अंदर उसको आपने मतलब ये है कि डिस्कवर कर लेना, ये नहीं कि 2 साल बाद पता चला कि ये एम्प्लॉय था जो कि फ्रॉड करके भाग गया, है ना। मतलब क्योंकि ये सारी जनरल इंश्योरेंस होती है और जनरल इंश्योरेंस जो है वो कितने 12 महीने के लिए होती है, अगले साल मतलब 13वें महीने में हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक एक साल का ही होता है जनरल इंश्योरेंस का। तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको उस फ्रॉड एक्ट का डिस्कवर कर लेना पड़ेगा तो जो है मतलब यहाँ पे कवरेज मिलेगी, नुकसान की भरपाई होगी, क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली एक्सक्लूडेड अंडर फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी। अब आपको देखना है कि फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी में किस चीज की को एक्सक्लूड किया जाता है। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, forgery of cash, stock shortage identified only during the inventory taking, and fraudulent misappropriation of the goods। तो एक्सक्लूजन ढूंढना है फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस में। देखो एक्सक्लूजन क्या है यहाँ पे, स्टॉक की शॉर्टेज हो गई और उसको आइडेंटिफाई किया गया ड्यूरिंग इन्वेंट्री टेकिंग, है ना। तो ये फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी में इसका कोई लेना देने नहीं है, एक्सक्लूडेड है ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। When does the policy cease to cover an employee? आपको बताना है कि पॉलिसी कब सीज हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शंस हैं, ओनली आफ्टर पॉलिसी एंड्स, अपॉन द डिस्कवरी ऑफ एनी प्रीवियस फ्रॉडुलेंट एक्ट बाय दैट एम्प्लॉय, व्हेन द एम्प्लॉय टेक्स अ वेकेशन एंड आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस। देखिए जब आपको ये पता चले कि जो एम्प्लॉय है ना वो पहले भी किसी फ्रॉड एक्टिविटी में था तो फिर जो है ना ये पॉलिसी जो है आपकी सीज हो जाएगी, है ना। इसको आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जो स्टैंडर्ड जियोग्राफिकल लिमिट रहती है ना फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस की भारत में, वो विद इन इंडिया ही है। मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी जो है वो देशों में विदेशों में भी फैली हुई है तो विदेशों में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनको भी ये कवरेज नहीं देगी, नहीं। जो इसकी जियोग्राफिकल लिमिट है वो विद इन इंडिया ही रहेगी, इसको भी आप याद रखेंगे। consequential loss, for example loss of business profit caused by employees fraud is dash। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी रहती है, वैसे हमने कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी जो है ना इसके बारे में फायर इंश्योरेंस का जब हमने टॉपिक किया था, चैप्टर किया था, उसमें भी बात की थी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक लॉस हो गया, जैसे मान लो कि बर्गलरी हो गई सपोज, है ना। और क्या हुआ कि मतलब किसी कंपनी में बहुत बड़ी चोरी हो गई, बहुत बड़ा डाका पड़ गया, उससे क्या है कि सारी मशीनें मशीनें खराब हो गई या चली गई, है ना। तो अब उससे जो काम आगे नहीं होगा
मतलब जितने समय तक नई मशीनें नहीं आ रही हैं और काम रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो वो जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है ना, उससे बचने के लिए ये पॉलिसी की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि देखो बात ये है कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स कॉज्ड बाय एन एम्प्लॉयज फ्रॉड इज कवर्ड और नॉट। ठीक है, अब ये आपको बताना है, कवर्ड, कवर्ड अप टू 50%, कवर्ड इफ स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, एंड एक्सक्लूडेड। देखिए इसका राइट आंसर है एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी आपको एक्स्ट्रा करवानी पड़ेगी, ये फिडेलिटी गारंटी में नहीं आएगी, है ना। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जो है वो फिडेलिटी गारंटी में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी फर्दर करवानी पड़ती है और करवानी पड़ती है। ठीक है जी। In case of a dispute, what is the limitation on compensation awarded by the ombudsman? अब देखिए कि यहाँ पर बात की गई है कि अगर डिस्प्यूट हो जाती है तो ombudsman की जो लिमिट है कंपनसेशन के लिए वो कितनी होती है। मतलब ombudsman यानी कि लोकपाल में जाके आप कितने तक का जो नुकसान है उसकी मतलब जो नुकसान हुआ है कितने तक का, उसके लिए आप ombudsman में जाके अपने डिस्प्यूट को सेटल करवा सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए ombudsman की जो लिमिट है ना वो 20 लाख रुपए तक की है। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है। ombudsman के बाद जो फर्दर हायर वैल्यू ऑफ जो लॉसेस रहते हैं उनके लिए अदर लिमिट्स मतलब रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है। इसके बारे में हमने पहले भी पिछले चैप्टर्स में काफी डिस्कशन की है। और जो ombudsman की लिमिट है वो कितनी है, 20 लाख रुपए तक की रहती है। मतलब 20 लाख रुपए तक का कोई क्लेम है या फिर कोई डिस्प्यूट है तो वहां उसके सेटलमेंट के लिए हम ombudsman में जा सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ और बात करेंगे थोड़ी सी। अब यहाँ पर बात की गई है बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी की। अब ये जो बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी है ना, ये स्पेशलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसको कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है बैंक्स के लिए, ताकि जो बैंक्स में पैसा रहता है, सिक्योरिटीज है या फिर एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी है, इन सारी चीजों से जो रिस्क रहते हैं उनसे बैंकों को कवरेज मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कवरेज है ना वो सेक्शन वाइज रहती है। तो सेक्शन ए से लेकर बी जो है ना, ये है प्रेमिसेस एंड ट्रांजिट। मतलब प्रेमिसेस के अंदर और जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है वो आएगा इसमें। कौन सा सेक्शन ए से बी, ए और बी कह लो चलो आप, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें बताया हुआ है इन्होंने कि कवर मनी सिक्योरिटीज अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी और बर्गलरी वाइल ऑन साइट और इन ट्रांजिट। ठीक है, और जो सेक्शन सी से एच है ये आ जाते हैं डिसऑनेस्टी और फ्रॉड में। तो अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कवर मिलेगा लॉस से अगर फॉर्जरी है तो सेक्शन सी है, एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी है तो सेक्शन डी है, देन फ्रॉड रिगार्डिंग प्लेज्ड गुड्स है सेक्शन ई आ जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट लॉस है तो सेक्शन एफ है, और इंडेमनिटी ऑफ अप्रेजर और एजेंट की है तो सेक्शन जी और एच आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज कवरेज यहाँ पर दी है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। Which of the following is not typically covered under the basic bankers indemnity policy section A? तो सेक्शन ए में जो है जो बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी है, किस चीज में कवरेज, किस चीज की कवरेज नहीं मिल रही है, थेफ्ट, रॉबरी, अर्थक्वेक, बर्गलरी। तो देखिए अर्थक्वेक की नहीं मिल रही है, बाकी तो मिल ही रही है, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। Under which section of the banker's indemnity policy is a loss due to fraudulent check paid over the counter covered? मतलब अगर फ्रॉड, चेक का फ्रॉड किया है तो कौन सा यहाँ पर बनेगा सेक्शन, है ना। तो जल्दी से याद कीजिए, अभी हमने बात की है कौन सा रहेगा, सेक्शन सी आ जाएगा, है ना, फॉर्जरी और ऑल्टरेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। What is the standard deductibles or excess applicable for the losses under the section A to E? आपको बताना है कि जो सेक्शन A से E तक जो स्टैंडर्ड डिडक्टिबल या फिर एक्सेस रहेंगे ना फॉर लॉसेस, तो वो कितना होगा, 5% ऑफ क्लेम अमाउंट, 25% ऑफ ईच लॉस और 2% ऑफ सम इंश्योर्ड और हायर सब्जेक्ट टू लिमिट रहेगा ये, फ्लैट 10,000 रुपीज या फिर नो डिडक्टिबल। तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो है ऑप्शन बी, मतलब लॉस का 25% या फिर सम इंश्योर्ड का 2%, दोनों में से जो भी हायर है वो हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पर डिपेंड करेगा ये, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द जॉइंट कस्टडी क्लॉज
is a condition precedent to the liability. What does it mean? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जॉइंट कस्टडी एक क्लॉज रहता है, ठीक है, और ये जो क्लॉज है अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा टू द लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, चेक करते हैं। द बैंक मैनेजर अलोन हैंडल्स द कीज। Safes must be left open during the business hours. Money and keys are handled in presence of at least 2 people and security guard is responsible for keys. अब देखिए जो joint custody clause है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मनी और कीज है ना, वो जब हैंडल किए जाएंगे, एक से दूसरे व्यक्ति को दिए जाएंगे, किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को, तो एटलीस्ट 2 लोगों की प्रेजेंस में दिए जाएंगे ताकि एक प्रकार से एविडेंस हो जाए, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूजन अंडर बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी? आपको बताना है बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी में एक्सक्लूजन यहाँ पर क्या होगा। डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ क्लर्क, theft of cash in transit, unexplained mysterious disappearance, forged endorsement on the draft। तो एक्सक्लूजन इसमें रहेगा अगर अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस डिसअपियरेंस हो गई है तो ये एक्सक्लूजन रहेगा, पता ही नहीं चला कौन चीज गायब होगी, पैसा गायब हो गया है ना, अब पता ही नहीं चला उसका, मिस्टीरियसली गायब हो गया है, तो ये तो भाई एक्सक्लूजन रहेगा बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे जूलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी पे। देखिए ये एक स्पेशल तरह की पॉलिसी होती है और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये प्रेशियस स्टोन्स वगैरह हैं, उनके लिए जो है उनकी कवरेज के लिए इसको बनाया गया है स्पेशली, है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है कवरिंग द हाई वैल्यू इन्वेंट्री। सेक्शन वाइज कवरेज यहाँ पर दी गई है। पहला जो सेक्शन है सेक्शन 1, ये है ऑन प्रेमिसेस, ठीक है, तो ये कवरेज देगा टू ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड कैश व्हाइल कंटेन्ड इन द इंश्योर्ड प्रेमिसेस। और किस चीज से कवरेज मिलेगी? फायर, एक्सप्लोजन, लाइटनिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, रॉबरी, रॉयट्स एंड टेररिज्म, ठीक है। सेक्शन 2 आ गया इन ट्रांजिट, मतलब जब ट्रांसपोर्ट में है वो। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ, इसमें कहते हैं कि कैश और करेंसी को तो एक्सक्लूड कर दिया जाता है ट्रांजिट में, और सामान जो इधर से उधर जा रहा है पार्सल पोस्ट या एयर फ्राइट के थ्रू जा रहा है, रजिस्टर्ड पार्सल पोस्ट के थ्रू जा रहा है, ये ध्यान रखना है ना। देन सेक्शन 3 आ गया स्टॉक इन कस्टडी। इट कवर्स द प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ इंश्योर्ड पार्टनर, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, ठीक है। और फोर्थ जो है ये फर्नीचर फिक्सचर्स का है, कवर्स ट्रेड एंड ऑफिस फर्नीचर फिक्सचर्स फिटिंग्स इन द इंश्योर्ड प्रेमिसेस। तो ये सारी जो आ गई है सेक्शन, 4 सेक्शन यहाँ पर बता दिए हैं कवरेज के। अच्छा अब आ गया जी इसका क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द जूलर्स ब्लॉक पॉलिसी इज टिपिकली कंसिडर्ड कंपल्सरी? कौन सा सेक्शन कंपल्सरी माना जाता है? 1 2 3 4 कौन सा माना जाएगा कंपल्सरी? तो सेक्शन 1 ऑन प्रेमिसेस, है ना, जिसमें हमने देखा कि सारी जो भी, मान लो कि कोई उसकी जूलर की दुकान है, बड़े बड़े जूलर्स होते हैं ना, तो उनकी दुकानों में बहुत सारा सामान प्रेशियस मटेरियल रहता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और बाकी स्टोन्स वगैरह रहते हैं प्रेमिसेस में, है ना। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है कंपल्सरी जो हम कहेंगे जिसे कि सेक्शन को माना गया, वो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द किम्बरले प्रोसेस एक्सक्लूजन क्लॉज रिलेट्स टू। अब देखिए किम्बरले प्रोसेस जो है ये किससे रिलेट करता है? किम्बरले जो है ना ये डायमंड से रिलेट करता है प्रोसेस, किम्बरले प्रोसेस जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो किम्बरले प्रोसेस एक्सक्लूजन क्लॉज है ना, वो किस चीज से रिलेट कर रहा है, चेक करते हैं। थेफ्ट ऑफ डायमंड्स, लॉस इन ट्रांजिट, नॉन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रफ डायमंड ट्रेड रूल्स एंड फायर डैमेज। तो देखिए ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे, नॉन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रफ डायमंड ट्रेड रूल्स से रिलेट करता है किम्बरले प्रोसेस एक्सक्लूजन क्लॉज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अंडर द जूलर्स ब्लॉक पॉलिसी लॉस ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस इज। तो अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस जो हो गई है वो अब कहाँ पे कवर होगी, मतलब सेक्शन 1 में, 2 में एक्सक्लूडेड है या फिर 50% डिडक्शन के बाद कवरेज मिलेगी? तो देखिए अगर अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस है ना, जैसे हमने बैंकर्स पॉलिसी में भी देखा था, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस होगी तो वो तो एक्सक्लूड ही रहेगी, है ना।
तो यहाँ पर भी जूलर्स ब्लॉक पॉलिसी है, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस होगी, पता ही नहीं चला कैसे गायब हो गया, है ना, तो ये एक्सक्लूड रहेगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। What is the time limit to notify the insurance company of loss? आपको कितना समय मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को लॉस के बारे में बताने के लिए, है ना, ये नहीं है कि उसके बाद बताएंगे, तो एक लिमिट रहती है, कितनी लिमिट है वो, तो वो लिमिट रहती है जी 24 घंटे की। 24 घंटे में फटाफट से कंपनी को लॉस के बारे में बता देना है, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आए और सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर ले, है ना, ज्यादा टाइम हो जाएगा एविडेंस फिर जो है वो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए 24 घंटे का टाइम रहता है, उसमें फटाफट से इंश्योरेंस कंपनी को लॉस के बारे में जानकारी दे देनी होती है। Which of the following is not covered under the standard on premises section? आपको बताना है कि standard on premises section में इनमें से कौन सी चीज कवर नहीं होगी। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, पर्ल्स, कैश एंड करेंसी नोट्स, डैमेज टू डिस्प्ले विंडो ग्लास। तो देखिए डैमेज टू डिस्प्ले विंडो ग्लास है ना, इसका थोड़े ना कवरेज मिल रही है, हम बात कर रहे हैं जूलर्स ब्लॉक पॉलिसी की, है ना, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली कंपल्सरी सेक्शन इन द शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी? अब यहाँ पर शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी की बात हो रही है, अब इसमें कंपल्सरी सेक्शन क्या माना जाएगा? पर्सनल एक्सीडेंट, फिडेलिटी गारंटी, स्टैंडर्ड फायर एंड एलीड पेरल्स, बैगेज इंश्योरेंस। तो देखिए इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड फायर एंड एलीड पेरिल, जो है ये कंपल्सरी सेक्शन आ जाता है शॉपकीपर्स पैकेज पॉलिसी में। अब नीचे भी यहाँ पर कुछ बताया है आपको कि शॉपकीपर्स इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस अगेंस्ट वेरियस रिस्क। मतलब जो स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस रहते हैं ना, उनको अलग अलग प्रकार के रिस्क से बचने के लिए ये एक पैकेज पॉलिसी बनाई गई है, तो ऑप्शन सी अकॉर्डिंगली आपका राइट आंसर है। अंडर द मनी इंश्योरेंस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड? मनी इंश्योरेंस में कौन सी चीज कवर नहीं होगी? मनी इन ट्रांजिट, मनी इन लॉक्ड सेफ, कैश शॉर्टेज ड्यू टू क्लैरिकल एरर, मनी इन द कैशियर्स टिल। तो देखिए कैश शॉर्टेज अगर क्लैरिकल एरर की वजह से हो गया तो वो थोड़े ना कवरेज मिलेगी मनी इंश्योरेंस में, है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। What is the basis of valuation for stock in shopkeepers policy? आपको बताना है कि valuation for stock क्या होगी shopkeeper policy में। New replacement cost, market value, historical cost and depreciated value। तो देखिए जो बेसिस रहेगी ना वैल्यूएशन की स्टॉक की शॉपकीपर पॉलिसी में, वो क्या होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही Which of the following is typically not covered under the standard home insurance policy? आपको बताना है कि स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी में किस चीज को कवरेज नहीं मिलेगी। फायर डैमेज, अर्थक्वेक डैमेज, थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी, ग्रेजुअल वियर एंड टीयर। तो देखिए जो ग्रेजुअल वियर एंड टीयर है ना, यानी कि जो टाइम के साथ कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी जगह पुरानी हो जाती है तो उसको कवरेज नहीं मिलती है ना, ये तो किसी भी पॉलिसी में है। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें, तो जो ग्रेजुअल वियर एंड टीयर है, नेचुरल वियर एंड टीयर है, उसको कवरेज नहीं मिलती है ना, ये कॉमन सेंस है। तो ग्रेजुअल वियर एंड टीयर अगर है तो उसको स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज नहीं मिलेगी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्योंकि देखो क्या है कि टाइम के साथ हर एक चीज पुरानी हो जाती है। अगर हम कहें कि भाई मेरा घर पुराना हो गया है, इसकी सफेदी खराब हो गई है, व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा, दरारें आ गई है ना, तो वो थोड़े ना कवरेज मिलेगी, है ना। थेफ्ट है, अर्थक्वेक डैमेज है, फायर डैमेज है, उन सब से कवरेज मिलेगी, ग्रेजुअल वियर एंड टीयर से कवरेज नहीं मिलती है। What is the basis for calculating the sum insured for building structure? बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए सम इंश्योर्ड किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट वैल्यू, रीइंस्टेटमेंट और रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू या फिर परचेज वैल्यू। तो देखिए इसका राइट आंसर है रीइंस्टेटमेंट या फिर रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू के हिसाब से सम इंश्योर्ड जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का वो कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। If a house remains unoccupied for more than dash days, the insurance company may not cover the burglary claim. अगर कोई घर जो है वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब खाली है डैश दिनों से, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बर्गलरी क्लेम में कवर नहीं देगी फिर, है ना। कितने दिनों से खाली पड़ा था, अब खाली पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा है, अनऑक्यूपाइड पड़ा हुआ है ही नहीं कोई वहां पे आने जाने वाला, है ना,
तो फिर चोर तो आ ही जाएंगे और फिर कंपनी का थोड़ा ना वहां पे कसूर होए, ठीक है ना। तो अब वो कितने दिन होने चाहिए, मतलब अगर 30 दिन से खाली पड़ा है घर, कोई उसका आता पता नहीं है, कोई मालिक नहीं है वहां पे, पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर ऐसे केस में बर्गलरी कवर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द अंडर इंश्योरेंस इन होम इंश्योरेंस। देखो अंडर इंश्योरेंस शब्द से ही पता चल रहा है कि जितनी वैल्यू है उससे कम कि आपने इंश्योरेंस अगर करवाई है उसको अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। कहीं पे भी आ जाएगी ये शब्द, इस शब्द का मतलब ही ये है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि when the premium is too high, when the sum insured is too lower than the actual value, when the insurance is bought for short term and when the house is not occupied। अब आई थिंक आप समझ गए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही। अगर एक्चुअल वैल्यू के कंपैरेटिवली सम इंश्योर्ड बहुत कम है तो उसे अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। ये सिर्फ होम इंश्योरेंस से नहीं है, हर जगह कोई भी इंश्योरेंस है जहां पर एक्चुअल वैल्यू के कंपैरेटिवली सम इंश्योर्ड बहुत कम लिया गया है उसे अंडर इंश्योरेंस ही कहा जाएगा। Which principle ensures that a policy holder cannot make a profit from loss। आपको बता रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि पॉलिसी होल्डर जो है लॉस हो गया उसका वैसे तो, पर उससे वो प्रॉफिट नहीं बना सकता है, तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ और इंडेमनिटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। देखिए उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वैसे तो कहते हैं जनरली, पर कई जगह इसको कंट्रीब्यूशन भी कह दिया जाता है। ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि लॉस से कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अब इसका कॉमन से एक एग्जांपल ये ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने ना क्या किया कि दो अलग अलग कंपनी से अपनी एक ही प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई हुई है ना। अब उस प्रॉपर्टी पर कोई नुकसान हो जाता है, तो अब ये नहीं है कि वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले लेगा, उसको नेट क्लेम जो मिलेगा ना वो उतना ही मिलेगा जितना उसका नुकसान हुआ है। चाहे दोनों कंपनी ज्यादा आधा देंगी चाहे एक कंपनी देगी, पर मिलेगा उतना ही जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है उसके हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following is generally excluded from standard burglary insurance policy। स्टैंडर्ड burglary insurance policy में इनमें से कौन सी चीज एक्सक्लूड होगी। थेफ्ट बाय फैमिली मेंबर, हाँ जी बिल्कुल सही, थेफ्ट बाय फैमिली मेंबर ही एक्सक्लूड होगा। थेफ्ट विद वायलेंट एंट्री, डैमेज टू डोर्स, स्टोलन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो कवर होंगे, पर अगर कोई फैमिली मेंबर ही चोर है तब वो थोड़े ना बर्गलरी इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देते रहेंगे, भाई आपका तो फैमिली मेंबर ही चोर है, कोई खुद ही घर में चोरी करी जा रहा है, तो ऐसे केसेस में नहीं मिलेगा कोई भी क्लेम, है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है। What is the primary objective of the centrally sponsored livestock insurance scheme in India। देखो लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे ना किसान जो है, एक तो होता है खेती का बीमा, कृषि बीमा जिसको हम कहते हैं, एक होता है जो किसानों ने ना अपने जो पालतू जानवर भी रखे होते हैं, लाइफ स्टॉक कहते हैं उसे, है ना, भेड़ बकरियां भैंस गाय वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का भारत में। Increase milk production, provide financial protection to farmers against the loss of animals, to encourage export of livestock and to provide loans to buy the cattle। तो मेन आई थिंक आप समझ गए ऑप्शन बी के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फार्मर्स को, अगर मान लो कि उनके एनिमल्स का लॉस हो जाता है, जैसे मान लो कई बार बीमारियां वगैरह लगती हैं, सारे के सारे जानवर इकट्ठे ही मर जाते हैं, है ना, तो मतलब जो उनके पालतू जानवर है उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है ये फार्मर्स को लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। What is the maximum number of animals for which subsidy is provided per beneficiary under the livestock insurance scheme। तो आपको बताना है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एनिमल्स में सब्सिडी मिल जाती है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम में, 1 2 5 10। तो इसका राइट आंसर 2 एनिमल्स में जो है वो सब्सिडी भी मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंडर द लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम व्हाट इज द टिपिकल प्रीमियम सब्सिडी शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम में सब्सिडी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25%, 50, 75 या फिर 100%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% जो है ना वो सब्सिडी भी मिल जाती है। तो बढ़िया स्कीम है वैसे देखा जाए, ये किसानों के हित को समझते हुए ये स्कीम्स जो है वो बनाई गई है ना। 50% सब्सिडी मिल जाएगी प्रीमियम में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
कैटल इंश्योरेंस कवर्स द डेथ ऑफ एनिमल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब जो कैटल इंश्योरेंस है वो अगर एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो कवरेज जो है वो मिलेगी। अब के यहाँ पे कॉज ढूंढना है आपने जो नीचे दिए गए हैं। एक्सीडेंट से, जैसे कि फायर, फ्लड, लाइटनिंग की वजह से एनिमल्स की डेथ हो गई। डिजीज से, है ना, डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई बीमारी से मर गए जानवर। सर्जिकल ऑपरेशन से। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव है। मतलब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, ये सारे ही कवरेज प्रोवाइड करते हैं। What is the maximum age limit for ensuring milking cows और buffaloes under standard livestock insurance? अब आपको बताना है कि दूध देने वाली गाय या फिर भैंस की इंश्योरेंस करवानी है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के अंडर, तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल? तो 8 साल इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम एज लिमिट रहती है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। Which of the following is considered small ruminant under livestock insurance? Small ruminant क्या होगा, मतलब इसे क्या किस में कंसीडर किया जाएगा? ठीक है, which of the following is considered small ruminant under the livestock insurance? Small ruminant किसको कंसीडर किया जाता है livestock insurance स्कीम में? काउस, बफेलोज को, या फिर शीप, गोट्स को, हॉर्सेस, कैमल? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। शीप और गोट्स को ना स्मॉल रूमिनेंट कहा जाता है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड एज पायलट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? आपको बताना है कि जो ये लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है ना, भारत में लॉन्च की गई एज अ पायलट प्रोजेक्ट, किस पंचवर्षीय योजना में ये किया गया? 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, या फिर 12वीं में? राइट आंसर इसका 10th 5 ईयर प्लान है, मतलब 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसे एज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट डेमोग्राफिक फॉर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? देखिए अब यहाँ पर बात आई है माइक्रो इंश्योरेंस की। माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि ना ये एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम होती है जो कि ना जो लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है। इसका फायदा क्या रहता है? इसका प्रीमियम कम होता है, और जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि समाज के हर एक वर्ग के पास इंश्योरेंस हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक के पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। और माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को स्पेशली लो इनकम ग्रुप के लोगों के को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी आई थिंक आपको मिल गया होगा। ये ऑप्शन सी है, लो इनकम ग्रुप इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स, इन्हीं के लिए माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस? आपको बताना है माइक्रो इंश्योरेंस का इनमें से क्या फीचर नहीं होगा। लो प्रीमियम, ये तो इसका फीचर है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडर राइटिंग प्रोसेस, मतलब इनका जो अंडर राइटिंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। सिंप्लीफाइड इजी टू अंडरस्टैंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। देखो भाई अब जो गरीब है ना, मोस्टली चांसेस रहता है गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए पॉलिसी सिंपल होनी चाहिए ना, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो ये भी इसका फीचर है। स्मॉल सम इंश्योर्ड भी छोटा है, पर इसका यहाँ पर फीचर क्या नहीं होगा? तो वो ऑप्शन बी है कि जो इसका अंडरराइटिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव हो, तो ये इसका फीचर नहीं होता है ना। क्योंकि देखो जो गांव के हैं, मान लीजिए कि कम पढ़े लिखे हैं, पैसा भी कम है और इंश्योरेंस उनकी करवानी है, तो कम प्रीमियम होना चाहिए, छोटे सम इंश्योर्ड, और इजी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप सिंपली व्यक्ति को बताएं कि भाई इतना इतना पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहे तो आपको इतना बेनिफिट जो है वो इतने साल बाद मिल जाएगा, है ना। सिंपल होनी चाहिए, तो ये इसके फीचर्स में आएगा। पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडर राइटिंग प्रोसेस ये माइक्रो इंश्योरेंस के फीचर में नहीं आता है। In India, what is generally accepted maximum sum assured for life इंश्योरेंस पॉलिसी सब्जेक्ट टू IRDAI गाइडलाइंस? मतलब ये जो हमारी माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है IRDAI गाइडलाइंस के हिसाब से कितना है फिलहाल प्रेजेंटली? तो इसकी लिमिट जो है ना वो 2 लाख है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितनी लिमिट है? 2 लाख रुपए तक की है। किसकी? माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कवर्ड अंडर द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसको कि माइक्रो इंश्योरेंस में कवर मिले किया जाएगा। हेल्थ इश्यूज, क्रॉप फेलियर, एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी डैमेज, ऑल ऑफ द अबव?
तो बात हो रही है माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, तो ये सारी चीजों को में ही कवरेज मिल जाती है। अभी अगर हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो तो है ही है, बाकी भी ये जो प्रोडक्ट मतलब कवरेज बताई हुई है यहाँ पे, हेल्थ इश्यूज, क्रॉप फेलियर, एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी डैमेज, ये सारी चीजें माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आ जाती है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रो इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो देखिए माइक्रो इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं इनके रिगार्डिंग ट्रू बात हमें बतानी है। तो ये कहते हैं कि दे आर यूजुअली पेड एनुअली इन वन लार्ज इंस्टॉलमेंट, दे आर जनरली अफोर्डेबल फॉर लो इनकम पॉपुलेशन, दे आर ओनली पेड बाय गवर्नमेंट, दे आर ऑलवेज हायर देन द रेगुलर इंश्योरेंस। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि अफोर्डेबल होने चाहिए लो इनकम पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इसको बनाया गया है। यही ट्रू इसमें जो है स्टेटमेंट रहेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए एंड में आ गया है आपका एक बोनस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। अब इसमें क्या है कि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय होम। आपको बताना है कि जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना भारत में, उसको रेगुलेट कौन करता है, मतलब उसका रेगुलेटर कौन है, कंट्रोलर कौन है। सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीएआई है, या फिर एमफी है। और मुझे पता है इसका आंसर आप सभी को आता है, तो जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। Thanks for watching the video and best of luck.